बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं एस्थमा डिजीज़ मैनेजमेंट के साथ। अच्छा जी, एस्थमा को हम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर भी हम जब रेस्पिरेटरी अपने सिस्टम की रेस्पिरेटरी एयरवेज की जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ में फिर जब हम पैथोलॉजी में इसको डिस्कस करते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को, इसके कॉजेज़ को, रिस्क फैक्टर्स को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फिर फार्माकोलॉजी में भी जब डेफिनेटली हम बीटा एगोनिस्ट वगैरह और उसके बाद ये जितनी भी मेडिकेशन यानी कि रिलेटेड टू हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनको जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। अच्छा, अब ये है कि आज हम इसमें फर्दर डिस्कस ये करेंगे, इसको हम एक समराइज करेंगे सारी चीज़ों को, कि हम देखेंगे अस्थमा की डेफिनेशन क्या है, अस्थमा की टाइप्स कितनी हैं, उसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं उसके, और किस तरह से उसके कह लें कि डायग्नोसिस क्या बनता है, और क्या उसकी आप थेरेपी को इनिशिएट करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट ये करते हैं। देखिए जी, जो वर्ड एस्थमा है ये एक्चुअली ग्रीक ओरिजिन है, इसका मतलब है पेंटिंग। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है हमारे एयरवेज का। इसमें जो है ना वो बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एयरवे इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि मतलब उसमें आप कह लें कि इंक्रीज वो कर देता है एग्जिस्टिंग ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस में। ठीक है, वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई होते हैं, और इसमें जो ट्रिगर होते हैं, स्टिमुलाइज होते हैं, उसमें एलर्जीज होते हैं, इरिटेंट होते हैं, वायरसेस हैं, एक्सरसाइज वगैरह के बाद भी जो चीज़ हो रही होती है, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डिटेल में हम आगे भी इसको देखते हैं। फर्दर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एडअप मैं करता जाऊँ कि एस्थमा जो है वो इनसाइड वॉल्स ऑफ एयरवेज जो होती हैं, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, इनको स्वेलन कर देता है, इन्फ्लेम्ड कर देता है। और जब एस्थमा अटैक होता है तो एयरवे जो है वो स्वेल हो जाती है, मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। तो इन रिजल्ट क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है एयर के लिए कि मूव इन और आउट हो सके हमारे लंग्स में से। अच्छा, जहाँ तक बात एस्थमा की है कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जो कि आप कह लें कि इसकी डिफरेंट यानी कि सिविरिटी की वो टाइप्स भी हमारे पास आ जाती हैं। तो एक आप कह लें कि एक इशू है जिसके साथ पेशेंट को जो है वो गुजारा करना होता है थ्रू आउट लाइफ। तो वो किस तरह से आगे मैनेजमेंट उसकी की जाती है उसको भी देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मतलब देखने को मिलती हैं, जो अस्थमा पेशेंट होता है नॉर्मली, जो अस्थमा पेशेंट है वो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, जैसे कि टाइटनेस इन द चेस्ट है, वीजिंग है, ब्रीथलेसनेस है, कफिंग है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एस्थमा का अटैक है वो मतलब आप कह लें कि जैसे जैसे अटैक बढ़ता जाता है सिम्टम्स भी सीवियर होते जाते हैं, यानी कि माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट सीवियर, और फिर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ वो चला जाता है। तो आप कह लें कि माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो इसकी एक रेंज एक आती है, जो कि मतलब आप कह लें कि बहुत जल्दी उसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्वेलिंग जो होती है एयरवेज में वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम रीचिंग द लंग्स। ऊपर हम बात कर चुके हैं, इन एंड आउट ऑफ जो एयर होता है लंग से वो मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो साथ ही साथ में आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी वो रीच नहीं कर रहा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब उनको जो है ना सीवियर सिम्टम्स आते हैं और मेडिकल अटेंशन जो है उनको बहुत जल्दी चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है सूटेबल ट्रीटमेंट को, एडवाइस करता है पर्सन को कि बेस्ट वे जो है वो मैनेज करने के अस्थमा के क्या हो सकते हैं। फर्दर हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। देखिए, इसके बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो टाइप्स आ जाती हैं। तो डिफरेंट वेज में डिफरेंट रीजंस के होते हुए मतलब डिफरेंट ट्रिगर्स आप कह लें कि उनकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ट्रिगर्स सेम होते हैं लेकिन क्या होता है कि टाइप डिफरेंट होती है। तो उसमें ट्रिगर्स में एयरबोर्न पोल्यूटेंट्स के ऊपर बात हम कर चुके हैं, वायरसेस भी उसमें होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, पेट टेंडर है, मोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो टाइप्स में इसके नंबर 1 है चाइल्डहुड एस्थमा है हमारे पास। हमारे पास इसमें आप कह लें कि अडल्ट ऑनसेट एस्थमा है, ऑक्यूपेशनल एस्थमा है, इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सीवियर एस्थमा यानी कि जिसे हम कह सकते हैं वो है हमारे पास। सीजनल एस्थमा भी आ जाता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी एक हमारे पास एक एस्थमा की एक टाइप है। इसको सिंपली एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी कहा जाता है। और एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा एक हमारे पास टाइप है। नॉक्टर्नल एस्थमा की टाइप हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा एक बड़ी सीवियर एक टाइप है हमारे पास सीवी के नाम से, कफ वेरिएंट एस्थमा इसे कहा जाता है।
तो डिटेल में इनकी थोड़ी थोड़ी हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद चाइल्डहुड एस्थमा। चाइल्डहुड एस्थमा देखिए क्या है कि मोस्ट क्रॉनिक कंडीशन होती है बच्चों के अंदर, जो कि किसी भी एज में उनको हो सकती है, लेकिन आप कह लें कि स्लाइटली मोर कॉमन होता है मतलब ये चिल्ड्रंस में। तो मतलब कुछ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक क्या है कि 5 साल से 14 साल के बच्चे जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। तो मतलब 9.7% ऑफ द पीपल जो है ना 2017 में वो इस एज ग्रुप के उनको एस्थमा हुआ था। तो डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ की कंडीशंस को देखते हुए, डिफरेंट जगहों की कंडीशन को देखते हुए आपके पास डिफरेंट जो है वो इसके स्टैटिस्टिक्स आपको परसेंटेज आपको मिलेगी। अच्छा, अब जहाँ तक बात हम करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लंग एसोसिएशन क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कुछ ऐसे कॉमन ट्रिगर्स हैं जो चाइल्डहुड एस्थमा को करते हैं, जिसमें कि वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह आ जाती हैं, कोल्ड्स वगैरह है, सिगरेट स्मोकिंग है इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड टोबैको स्मोक। यानी कि ये है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते लेकिन अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे मतलब आपके घर में अगर कोई करता है स्मोकिंग या आपका उठना बैठना उनके साथ है, तो वो चीज़ भी नुकसानदेह होती है। डिफरेंट तरह के एलर्जेंस होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें कि ओजोन और पार्टिकल पोल्यूशन वगैरह है, इंडोर आउटसाइड जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा लगने से भी ये चीज़ होती है। इसी तरह सडन चेंजेस इन टेम्परेचर जो हो जाता है, स्ट्रेस है, इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, एक्सरसाइज, तो ये सारी चीज़ें आपके चाइल्डहुड एस्थमा जो है वो कॉज करती हैं। अच्छा, अब इनमें से कोई एक भी अगर आपको कोई इशू है तो वाइटल ये बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीख करें मेडिकल अटेंशन को अगर आपका बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करे एस्थमा को, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इस वजह से डॉक्टर की एडवाइस लेकर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, बहुत सारे केसों में जो है ना एस्थमा इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कह लें कि बच्चा जो है ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों में मतलब ऐसा भी है कि लाइफ लॉन्ग भी चलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। फर्दर हम बात करते हैं अडल्ट ऑनसेट एस्थमा की। अब ये जो है अडल्ट एस्थमा, ये मतलब किसी भी एज पे हो सकता है, यानी कि अडल्टहुड की जो एक एज है, लाइक हम बात कर लेते हैं कि 14 साल से ऊपर की बात कर लें, 18 साल से ऊपर की बात कर लें, तो ये जो है वो आप कह लें कि एक स्टडी के मुताबिक था 2013 में जो स्टडी हुई, कि अडल्ट जो हैं वो मोर लाइकली दैन चिल्ड्रन टू हैव परसिस्टेंट सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें। सिम्टम्स ऑलमोस्ट अडल्टहुड के जो है ना वही हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस है, एलर्जीज हैं, एक्सपोजर टू एलर्जेंस हैं, हार्मोनल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, ओबेसिटी का फैक्टर है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑक्यूपेशनल एस्थमा। अच्छा, ऑक्यूपेशनल एस्थमा क्या है जी, कि आप नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि किसी वर्क प्लेस से ये चीज़ हमें हो रही है। तो ऑक्यूपेशनल एस्थमा को अगर मैं फर्दर जो है रीडिफाइन करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर टू एन एलर्जन और इरिटेंट प्रेजेंट इन दी वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस वर्क प्लेसेस में हम क्या ले रहे हैं कि जिसमें सेंसिटिविटी एलर्जी हो सकती है, बेकरीज हैं, फ्लोर मिल्स हैं, किचन्स हैं, हॉस्पिटल है या कोई और हेल्थ केयर सेटिंग है, पेट शॉप्स हैं, जू वगैरह है, लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पे एनिमल प्रेजेंट होते हैं, फार्म्स आ गई हमारी, एग्रीकल्चर सेटिंग्स आ गई। तो ये सारी आप कह लें कि वो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पर ये ऑक्यूपेशनल एस्थमा आपको हो सकता है। अच्छा, फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस के अंदर मतलब आप कह रहे हैं कि जो इरिटेंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं एस्थमा को, इसमें मतलब हमारे पास कार रिपेयर्स मैन्युफैक्चरिंग वाले भी, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है, इंजीनियरिंग एंड मेटल वर्क का है, वुड वर्क का है, कारपेंट्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स, असेंबली इंडस्ट्रीज़ है, हेयर ड्रेसिंग सलून्स, यानी कि ये हमारे वर्क प्लेसेस हैं आ जाते हैं, जिसके अंदर ड्यू टू मतलब कि वहाँ लोग अगर कुछ स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई केमिकल का कोई इशू है, पेट टेंडर्स का इशू है, कोई मतलब आप कह रहे मोल्ड्स का इशू है, तो ये जो किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसका इशू आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो चलती है, इन्वायरमेंटल एलर्जीज वगैरह, तो ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं उन लोगों को भी जो है वो एस्थमा के मतलब चांसेस आप कह लेंगे होते हैं, क्योंकि जब एस्थमा के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डेफिनेटली वो आपसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ आपका ऑक्यूपेशन भी पूछते हैं, ताकि वो इस एक पॉइंट को रूल आउट कर सके या इस पॉइंट को इंक्लूड कर सके कि भाई आपको ऑक्यूपेशनल एस्थमा हुआ है या कोई और वजह है, तो ये इस वजह से ये पूछा जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पर्सन वर्क इन्वायरमेंट जो है ना वो ट्रिगर करती है आपके जो है ना वो चाइल्डहुड एस्थमा को, या तो ट्रिगर करती है या क्या करती है कि अडल्ट ऑनसेट एस्थमा को वो मतलब आप कह लें कि उसको ट्रिगर कर सकती है। तो दोनों चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा डेफिनेटली देखिए कुछ सीवियर एस्थमा हमारे पास एक टाइप आती है। ठीक है, सीवियर एस्थमा में ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सीवियर सिम्टम्स होते हैं,
उसमें रीज़न ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मतलब आप कह लें कि वो एस्थमा होते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कोई इनहेलर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें इनहेलर यूज़ करना नहीं आ रहा होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी मेडिकेशन प्रॉपर नहीं ले रहे होते। तो ये सारी चीज़ों की एक इयोसिनोफिलिक एस्थमा आता है जिसमें क्या है कि पेशेंट जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अपनी यूजुअल मेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारे पास एक आ जाता है। तो ये आप कह लें कि जो सीवियर अस्थमा होता है वो इन सारी जो ऊपर हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं, अडल्ट वाली होगी, चाइल्डहुड वाली होगी, ऑक्यूपेशनल होगी, उनकी जब सीवियरिटी की तरफ हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमें वो ये चीज़ें भी मिलेंगी। और उसके साथ साथ तो मैंने जो रीज़न बताया कि कुछ लोगों को इनहेलर यूज़ करना नहीं आता, वो एक इसमें आ जाता है। दूसरा ये कि प्रॉपर डोजेज के साथ वो मतलब उनके साथ वो सेटिंग नहीं हो पा रही होती, ये वजह होती है। अच्छा, सीजनल अस्थमा, सीजनल अस्थमा को हम ना सीजनल राइनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब सीजनल अस्थमा में मतलब एलर्जेंस जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, विंटर आ रहा होता है तो उसकी पोलन की वजह से ये चीज़ आ रही होती है। इसी तरह जो है वो रेस्ट ऑफ द ईयर उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग विंटर स्प्रिंग समर जब सीजन चेंज हो रहा होता है तब ये चीज़ आती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी इसे कहा जाता है। ये फ्यू मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग एक्सरसाइज, यानी 10 से 15 मिनट आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किए भी हुए तो मतलब आपका सांस जो है ना फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कह लेंगे 90% लोगों को जिनका अस्थमा होता है उनको ये EIBV वो जो है वो उनको हो जाता है। तो इसकी कोई फर्दर मतलब हम इसकी डिटेल में इतना नहीं जा रहे, तो इसकी डिटेल मतलब आप किसी भी लिटरेचर में इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मतलब हमारे पास ये किस्म का आप ये कह रहे हैं कि इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं। इसका नाम है एस्पिरिन एक्सकर्बेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये यूजुअली सीवियर होता है। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ट्रिगर किससे हो रहा है, बाय टेकिंग एस्पिरिन और एनी अदर एनसेड, यानी कि कोई भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप लेते हैं। कोई भी मिसाल ले लें, उसमें आप नेप्रोक्सिन ले लें, आइबुप्रोफेन ले लें, तो आप उनको जब हाई क्वांटिटी में लेते हैं, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन आप ज़्यादा करते हैं, अपनी डोज से ज़्यादा लेते हैं, बिला वजह लेते हैं, तो डेफिनेटली ये उसकी तरफ हमें लेकर जा सकता है। इसके सिम्टम्स जो है वो कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रहते हैं। टिपिकली जो है ना इन पेशेंट्स को नेज़ल पॉलिप्स भी हो जाते हैं, नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं। और 9% जो लोग हैं जिनको अस्थमा होता है उनके अंदर जो है ना ये एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा भी ये आ जाता है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स एक है, तो इट डिपेंड्स, मतलब ये चेंज भी होते रहते हैं। तो यूजली ये अडल्ट के अंदर होता है 20 से 50 साल के दरमियान। तो क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो ये जो एस्प्रिन वगैरह एनसेड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो 20 से 50 साल की उम्र के अंदर इसको देखा जाता है। इसके बाद नॉक्टर्नल अस्थमा हमारे पास आ जाता है। ये वो अस्थमा है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो नाइट के टाइम जो है वर्स होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास जो ट्रिगर्स हैं वो हार्ट बर्न आ जाता है, पेट टेंडर आ जाता है, डस्ट माइट्स वगैरह आ जाती हैं। तो स्लीप साइकिल जो है ना वो आप कह लें कि जो बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल है ना वो भी ट्रिगर करता है इस नॉक्टर्नल अस्थमा को। फिर हमने बात की थी पहले कफ वेरिएंट अस्थमा की। तो कफ वेरिएंट अस्थमा हमारे पास क्या है, ये एक मतलब आप कह लें कि क्लासिक जो मतलब जो हमारे पास अस्थमा सिम्टम्स हैं जैसे कि व्हीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर परसिस्टेंट ड्राई कफ होती है। बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी मतलब खुश्क खांसी लगी होती है, तो बेसिकली वो उनके अंदर ये एक आप कह लें कि सीवी है, उनमें डायग्नोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो ये फुल ब्लोन अस्थमा फ्लेयर्स में हो जाता है, जो कि आप कह लें कि कॉमन सिम्टम्स एक हैं, तो वो मतलब एक वर्स कंडीशन एक आ जाती है। इस वजह से कि इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। जब भी आपको परसिस्टेंट ड्राई कफ हो आप डेफिनेटली अपने जो है वो डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद उससे डायग्नोज कराकर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, अब जब बात अगर हमारी डायग्नोसिस पे हम आएंगे तो देखिए जी बहुत सारे मतलब आप कह लें कि चीज़ें जो है वो डायग्नोसिस के लिए अस्थमा के लिए यूज़ होती हैं। कोई सिंगल टेस्ट या कोई सिंगल एक एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो है वो नहीं है कि जिससे हम सिम्टम्स ऑफ अस्थमा या डायग्नोज हम कर सकें। तो बहुत सारे हैं। देखिए हेल्थ हिस्ट्री को देखा जाता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली के अंदर ब्रीदिंग डिसऑर्डर है तो आपका रिस्क जो है वो हायर है। ठीक है, तो अपने डॉक्टर को आप बताएं जेनेटिक कंडीशन के बारे में, कनेक्शन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन ये होता है कि आपकी ब्रीदिंग चेक करते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर, और स्किन टेस्ट भी किया जाता है साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह देखने के लिए, जैसे कि हाइव्स है, एक्जिमा है, तो ये एलर्जीज भी इंक्रीज करती हैं आपकी जो है रिस्क फॉर अस्थमा को। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग टेस्ट एक हमारे पास आते हैं, जैसा कि मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, PFTs हैं। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली मेजर करते हैं हमारे एयर फ्लो इनटू और आउट ऑफ योर लंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कॉमन टेस्ट यूज़ किया जाता है, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री यूज़ किया जाता है, ब्लो किया जाता है उस डिवाइस को कि वो मेजर करता है आपके
स्पीड ऑफ द एयर को, तो ये ब्रीदिंग टेस्ट किया जाता है। तो ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हेल्थ हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ब्रीदिंग टेस्ट है, जो कि बेसिकली डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है ना वो टिपिकली परफॉर्म नहीं कर रहे होते ब्रीदिंग टेस्ट, खासतौर पे 5 साल से नीचे बच्चों के लिए, क्योंकि मुश्किल हो जाता है एक्यूरेट रीडिंग लेना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं अस्थमा मेडिकेशन को चाइल्ड को, और वेट कराते हैं इस चीज़ को कि देखें शायद सिम्टम्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो मतलब हो जाए तो मतलब ये है कि आपके बच्चे का अस्थमा था। अगर वो अडल्ट के लिए है कि वो ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब एक डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ वो लेकर जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का जेंडर, उसकी ब्रीदिंग की जो मतलब वो चीज़ है क्वालिटी जो है वो, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ हिस्ट्री के बाद ये चीज़ डिसाइड की जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जब अब हमारे पास डायग्नोज हो गया, नाउ अब हमें पता होना चाहिए कि बीइंग फार्मासिस्ट की क्लासिफिकेशन इसकी क्या है। ठीक है, देखिए हर डिजीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसा होता है। तो अस्थमा की भी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इसमें इंटरमिटेंट आता है हमारे पास फेनोटाइप। ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है लेकिन उनकी कोई डेली लाइफ एक्टिविटी से ना वो मतलब नहीं कोई मसला हो रहा, सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, फीवर 2-3 दिन तक नाइट बस इस तरह करके होते हैं, तो उसमें नहीं इतना पता चलता। फिर होता है माइल्ड परसिस्टेंट। माइल्ड परसिस्टेंट क्या होता है कि मोर देन ट्वाइस अ वीक चल रहा होता है। ठीक है, और मतलब आप कह लें कि थोड़ा सा इसमें माइल्ड से आपको सिम्टम्स जो है वो पता चलना शुरू हो जाते हैं। फिर मॉडरेट आता है। मॉडरेट डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे डेली एक्टिविटीज़ को जो है ना वो लिमिट कराना शुरू कर देते हैं, और मतलब कह लेंगे उसके जो डेली या मतलब कह लें वीक में एक बार ये इस तरह वो थोड़े से उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सीवियर परसिस्टेंट डेफिनेटली नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सीवियर कंडीशन है, तो इसमें यह है कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है एक्सट्रीमली लिमिटेड हो जाती है। एक्टिविटी से मुराद ये कि वो जो ऊपर हमने ट्रिगर्स पढ़े हैं ना, जो ट्रिगर्स हमने पढ़े हैं या कॉजेज़ पढ़े हैं कि किस वजह से होता है, वो सारी चीज़ों से हमें जो है वो इज्तनाब करना पड़ता है। फर्दर इसके बाद जो हमारे पास मतलब मैं ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो फर्दर हम देख लेते हैं कि जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो जेनेटिक कॉजेज़ तो हैं। तो जेनेटिक कॉजेज़ में क्या है कि पेरेंट या सिबलिंग को अस्थमा होता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन अगर आपको कोई हुआ है जैसे कि आरएसवी वगैरह है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड हुआ है तो वो ये चीज़ कर सकता है। अच्छा, हाइजीन हाइपोथेसिस का है। हाइजीन हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये थ्योरी एक एक्सप्लेन करती है कि वो बेबीज़ जो कि बैक्टीरिया या मतलब कह लें कि इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं किए जाते ना, कि मतलब वो जो है ना आर एक्सपोज टू इनफ बैक्टीरिया इन देयर अर्ली मंथ्स एंड ईयर्स, तो इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो फाइट ऑफ एस्थमा या कोई भी एलर्जी कंडीशन को फाइट ऑफ कर सके। तो ये एक हाइजीन हाइपोथेसिस है। डिटेल इसकी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो अभी चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है हाइजीन हाइपोथेसिस का, लेकिन बस जैसे एक हिंट एक दे दिया गया कि भी इसमें इम्यून सिस्टम, बिकॉज एस्थमा इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हमने एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए जी, ट्रीटमेंट क्या है अस्थमा का, देखिए 3 तरह की कैटेगरीज में आ जाता है प्राइमरी जो ट्रीटमेंट का सिलसिला है। एक तो ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको कराई जाती हैं, क्विक एक्टिंग ट्रीटमेंट वगैरह किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म एस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन वगैरह की जाती है। तो मैंने पहले भी बात की ना कि डॉक्टर जो है ना वो रिकमेंड करेगा तो ये ट्रीटमेंट या कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट को किस चीज़ के ऊपर बेस करेगा कि वन कि टाइप ऑफ एस्थमा आपको क्या है, आपकी एज क्या है, और ट्रिगर्स कौन से हैं। तो अब हम जब बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, तो देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं कि वो एक्चुअली आपको हेल्प कर रही होती हैं कि मोर एयर इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग्स है ओवर टाइम। तो क्या होगा कि लंग कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज होगी और कट डाउन होगा सीवियर अस्थमा सिम्टम्स के ऊपर। तो वही बात आ रही है, डॉक्टर या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है ना वो आपको बताएंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आपने किस तरह से करना है। इसके बाद क्विक रिलीफ एस्थमा ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं हमारे पास, मतलब मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं और प्रोवाइड करती हैं क्विक रिलीफ को। तो ये क्विक रिलीफ एस्थमा ट्रीटमेंट्स वगैरह मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में मतलब इनहेलर्स वगैरह यूज़ होते हैं, नेबुलाइजर्स यूज़ होते हैं। हम क्या करते हैं कि विद इन मिनट्स जो है ना आपको रिलैक्स कर देते हैं, आपके जो टाइटन मसल्स होते हैं अराउंड योर एयर वेव्स उनको वो रिलैक्स कर देते हैं। फिर फर्स्ट एड एस्थमा ट्रीटमेंट हमारे पास एक है। इसमें क्या आता है कि देखिए अगर आपको लगता है कि भाई एस्थमा अटैक हुआ है आपको, तो आप क्या करें कि अपने साथ कोई भी आपके बैठा हुआ है तो उसको आप कहें कि जी मुझे जो है अपराइट असिस्ट करें, और मतलब इनहेलर और नेबुलाइजर के जरिए 2 से 6 पफ लेकर आप अपना सिम्टम्स को ईज कर लें। अच्छा, अगर सिम्टम परसिस्ट करें आपके 20 मिनट से ज़्यादा तो सेकेंड राउंड ऑफ मेडिकेशन भी ना, तो फिर मेडिकल अटेंशन आपको लेनी चाहिए। तो ये तो खैर एक फर्स्ट एड मतलब एस्थमा ट्रीटमेंट की एक बात आ रही है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या होगा, डेफिनेटली हमें मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, जिनको हम इनहेलर के ज़रिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ज़रिए
और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन के ज़रिए जो है ना हम ले सकते हैं, ताकि हमारी स्वेलिंग रिड्यूस हो, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो एयरवेज में वो रिड्यूस हो और ईजियर हो कि आपकी ब्रीथिंग हो सके। देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है एंटीकोलिनर्जिक्स का। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, बेसिकली स्टॉप करते हैं आपके मसल्स को फ्रॉम टाइटनिंग अराउंड योर एयरवेज, ठीक है जी। और यूजुअली आप कह लेंगे टेकन डेली इन कॉम्बिनेशन विद एंटी इंफ्लेमेटरीज, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। डोज जो है ना वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और डॉक्टर जिस तरह से उस चीज़ को फॉलो अप कर रहा होता है उसके मुताबिक होता है। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स की। तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स भी कॉम्बिनेशन में हम देते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी अस्थमा मेडिकेशन के साथ। फिर उसके अलावा हमारे पास एक आता है बायोलॉजिकल थेरेपी ड्रग्स हैं। ये बेसिकली इंजेक्टेबल मेडिकेशन होती हैं जो कि लोगों को लगाई जाती है सीवियर अस्थमा के अंदर, मतलब ये एक लास्ट एक रिजॉर्ट है हमारे पास। इसके अलावा ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी भी होती है। ये ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोड जो है ना वो हीट वेव्स इनसाइड द लंग्स जो है ना वो करते हैं, तो हेल्प करता है वो रिड्यूस साइज ऑफ मसल और प्रिवेंट करता है उसको टाइटिंग साथ। तो ब्रोंको थर्मोप्लास्टी जो है ना वो उन लोगों के लिए होती है सीवियर अस्थमा के लिए, और ये वाइडली अवेलेबल भी नहीं होती, मतलब इतना ये एटलीस्ट पाकिस्तान में मैंने कभी इस चीज़ का इतना मतलब मैंने कभी नहीं सुना। शायद किसी मतलब बड़े पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में हो रहा हो ये चीज़, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब डाटा यही है कि ये इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, जहाँ तक हम बात करते हैं देखिए एक्सकर्वेशंस की, तो एक्सकर्वेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ की प्रोग्रेसिवली वर्स कंडीशन होना, ठीक है जी। तो उसको हम कह लें कि वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट हो जाता है पेशेंट के लिए ब्रीथ करना, क्योंकि एयरवे स्वेलर होना ज़्यादा स्वेलर होना शुरू हो जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब नैरो हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन होती है, कफ होता है, विजिंग है, शॉर्टर ब्रेथ है, इंक्रीज हार्ट रेट है, एजिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मतलब आप कह लें कि होता है। अच्छा, जो एक्सक्रीमेशन होती है ना वो क्विकली एंड हो जाती है, मतलब आप कह लें कि विदाउट मेडिकेशन, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो ये मतलब ये मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि बीइंग ए फार्मासिस्ट, अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई मतलब अस्थमा का पेशेंट है, तो आप उनको प्रॉपरली गाइड करें, आप उन्हें कि दीजिए आप अपने फलाने जो टेस्ट हैं जो मतलब वो सारी चीज़ें करवाएं, प्रॉपर आप अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराएं, प्रॉपर आप अपना जो है ना वो एक बार करके और उसके बाद इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ हेयर। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी डोंट टेक एनी रिस्क। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम प्रॉपर जो है वो फिजिशियन के साथ प्रॉपर जो है वो डॉक्टर्स को दिखा कर इस चीज़ के ऊपर और विद द एडवाइस ऑफ फार्मासिस्ट हम ये चीज़ अपनी मेडिकेशन जो है उसको हम प्रॉपरली करें। अच्छा, अब मैं कुछ इस तरफ आता हूँ कि स्टेप वाइज अप्रोच हमारी क्या हो सकती है लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल के बारे में। तो देखिए जी, बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है। उसमें इसमें हमारे पास जो गाइडलाइंस एक आती है ना NHLBI हमारे पास आ जाती है, हार्ट लंग ब्रीदिंग इनिशिएटिव वगैरह है। जीना का एक हमारे पास एक आ जाता है एक कि अस्थमा के इनिशिएटिव का वो एक है। तो मतलब उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। तो रिकमेंडेशंस में हम अगर इसको थोड़ा सा क्विकली अगर मैं करूँ कि स्टेप 1 में क्या होगा कि हम जो है ना वो सबको जो है ना वो हम दे रहे होंगे शॉर्ट एक्टिंग जो है ना बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट वगैरह ये दे रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि एल्बिट्रोल वगैरह दे रहे होते हैं, क्योंकि क्विक रिलीफ हो रही होती है। स्टेप 2 में क्या होता है कि मतलब फर्स्ट लाइन में फ्लूटिकासोन है, सेकंड लाइन में ब्यूटीसोनाइड है। ऑल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो LTR है, मोंटिलुकास वगैरह दी जाता है। इसी तरह मतलब अगर हम आगे उस चीज़ को देखते जाएँ तो हमारे पास डेक्लेमेथासोन भी है, मोमेटासोन भी है। ये सारी चीज़ें मतलब हमारे पास आ जाती हैं। एज वेरिएशन होती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो एज 5 इयर्स तक नहीं दी जाती, ठीक है। यानी कि मेडिकेशंस जो है ना जैसे ग्लूटिकासोन है, ब्यूटीसोनाइड है, ये बच्चों को नहीं दी जाती, यानी कि ये वो मेडिकेशन है कि बिलो द 5 इयर्स ऑफ एज दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पेशेंट इन दिस एज ग्रुप, मतलब उनको वो नहीं दी जाती। उसके अलावा उनको कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाता है। इसी तरह 5 से 11 साल के बच्चों की जो है वो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और होगी। इसी तरह 12 साल से अगर ऊपर हम चले जाएँ तो उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो और होगी। तो ये डिफरेंट एक हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप डिफरेंट गाइडलाइंस के अंदर आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो मतलब FDA अप्रूव्ड भी मतलब ड्रग्स का सिलसिला आ जाता है, WHO की गाइडलाइंस भी हमारे पास आ जाती हैं, और साथ ही साथ में हमारे पास जो है ना मतलब डिफरेंट वो आप कह लें कि सोसाइटीज़ की गाइडलाइंस है जिसको हम देख रहे होते हैं। लेकिन प्रॉपरली मतलब इस लेक्चर के थ्रू मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर स्टार्ट करवाएं उसको आप करें। हमारा इस लेक्चर का जो मकसद था उसमें मतलब ये था कि हम डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बट एक्चुअली डिज़ीज़ उसकी टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, फिर उसके अलावा उसके जो आप कह लेंगे जो डिज़ीज़ की जो मतलब ट्रीटमेंट की जो थेरेपी की जो वो चीज़ें हैं
तो वो भी उसके अलावा उनकी एडजस्टमेंट जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू टाइप की जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।